फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉ नोट्स अकेडमी में। मैं हूँ रश्मि बोहरा। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे आपने प्रोफेशनल एथिक्स का वाइवा के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने वीडियो बनाया था और आप सबने बहुत पसंद किया था। सेम वैसे ही मैंने आप सबकी डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे, मैंने आज ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के ऊपर भी वाइवा बनाया है। वाइवा से में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द वाइवा। तो अगर आपको लिखने हैं तो प्लीज आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा वीडियो देखते रहेंगे स्लो करके भी, तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे भी अभी आपने थ्योरेटिकल एग्जाम दिया होगा, तो इसमें थ्योरेटिकल का आपको पता ही होगा, सबको 50% थ्योरी का आता है, 50% वाइवा का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्योरी के आपको याद ही होंगे, तो ये मेरा आज वाइवा का वीडियो आप देखेंगे तो आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी और बहुत जल्दी ही एग्जाम होने वाला है प्रैक्टिकल का। थ्योरी के कुछ दिनों में ही हो जाता है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पूरे इसके, और बहुत लेंथी नहीं है, जल्दी से समझाऊंगी और फटाफट से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो प्लीज गाइज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग से आप क्या समझते हैं। ड्राफ्टिंग इज द प्रिलिमिनरी या इनिशियल स्टेज ऑफ द प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। ड्राफ्टिंग जो होता है, जो इसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी या इनिशियल स्टेज जो होती है प्लीडिंग की और कन्वेंसिंग की, उसको ड्राफ्टिंग बोला जाता है। मतलब प्रिलिमिनरी और इनिशियल का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग की स्टेज। मतलब जब आप प्लीडिंग्स करेंगे कोर्ट में या कन्वेंसिंग करेंगे, तो उसकी सबसे स्टार्टिंग की स्टेज जो है उसको ड्राफ्टिंग बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें बोला गया है, जो टर्म ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग है, इसका लिटरली मीनिंग इसको बोलते हैं अ प्रिपरेटरी राइटिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन एंड करेक्शन एंड विच इज आफ्टरवर्ड टू बी कॉपीड आउट इन इट्स फाइनल शेप। In simple words, it is a rough copy of the document to be prepared. Example, plaint, complaint, affidavit, etc. इसका कहने का मतलब यह है, ड्राफ्टिंग का एक मीनिंग ये है, इसको एक रफ ड्राफ्ट या रफ डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। मतलब जिसको कि आप बाद में कॉपी करके एक इसको फाइनल स्टेज पे लेके आते हैं, इसलिए उसको ड्राफ्टिंग बोला जाता है। ड्राफ्ट का मतलब फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, स्टार्टिंग का डॉक्यूमेंट जिसमें आप बाद में कुछ करेक्शंस भी करते हैं, ठीक है, उसको ड्राफ्टिंग बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग। अब आप प्लीडिंग से क्या समझते हैं। तो प्लीडिंग का मीनिंग होता है, द टर्म प्लीडिंग मीन्स अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन और डिफेंस। मतलब ये प्लीडिंग का मीनिंग है, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है प्लीडिंग भी, जिसके अंदर की आप अपना कॉज ऑफ एक्शन या डिफेंस लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब जो प्लीडिंग होती है वो जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ की तरफ से प्लीडिंग्स बोला जाता है। कोई भी पर्सन अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट अपना कोर्ट में सबमिट कर रहा है जिसमें कि वो अपना कॉज ऑफ एक्शन या फिर डिफेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो उसको प्लीडिंग्स बोला जाता है कि आप अपनी तरफ से प्लीड कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंसिंग। अब आप कन्वेंसिंग का क्या मीनिंग समझते हैं। कन्वेंसिंग से क्या समझते हैं। कन्वेंसिंग का मीनिंग होता है और डिनोट करता है कन्वेंसिंग एक इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और डीड through which a living person transfers property in present or future to one or more living persons. तो कन्वेंसिंग का मतलब होता है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। तो कन्वेंसिंग का मतलब होता है आप कुछ कन्वे कर रहे हो, कन्वे से बना है कन्वेंसिंग। ठीक है, कन्वे करने का मतलब आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को जब किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हो, तो जिस मोड से ट्रांसफर करते हो, मोड मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से, मतलब जैसे कोई डीड बनाते हैं आप, उसमें जैसे सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड है, लीज डीड है, मॉर्गेज है, उसके लिए होता है ना कि लोन लेने के लिए मॉर्गेज हो गया, गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट डीड हो गई, लीज पे प्रॉपर्टी देनी है तो आप मतलब दे तो आप प्रॉपर्टी रहे हो ना किसी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो उसके लिए देने के लिए जब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनको बोलते हैं कन्वेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स। कन्वेंसिंग कर रहे हो आप, मतलब मोड्स क्या है उसकी, तो ये डीड के थ्रू ही जो है पेपर्स जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, तो ये रजिस्टर्ड डीड होती हैं सारी, और इनको अटेस्टेशन और रजिस्ट्रेशन का जरूरी होता है, तो वो कन्वेंसिंग के अंदर आते हैं सारे मोड्स, सारी डीड्स आती हैं, तो डीड्स के थ्रू ही सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग।
फंडामेंटल रूल्स कौन से हैं प्लीडिंग के। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था अभी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ज्यादातर, ठीक है। ये 30 मार्क्स में अभी क्वेश्चन आया था ड्राफ्टिंग के एग्जाम में, या 20 मार्क्स में आता है। तो इसमें 3 इसके रूल्स बताए गए हैं फंडामेंटल रूल प्लीडिंग के। जब आप प्लीडिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी है, उसके रूल्स कौन से हैं फॉलो करने के लिए। तो एक था, फर्स्ट रूल है इसका, फैक्ट्स होने चाहिए नॉट लॉ। मतलब इसमें सिर्फ फैक्ट्स ही आप लिखेंगे प्लीडिंग के टाइम पे, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने बना रहे हैं, चाहे वो प्लेंट है चाहे वो रिटन स्टेटमेंट है, दोनों ही प्लीडिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें आप सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, लॉ नहीं लिखेंगे उसमें। पहला रूल ये कहता है। तो इसको लेंदी क्वेश्चन में डिटेल में लिखा जाता है, और आपको वाइवा में तो आपको शॉर्ट में ही बताने हैं तीनों। फैक्ट होना चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए। सेकंड है, ओनली मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। मटेरियल फैक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनका कि आपके उस सूट या उस केस से रिलेशन है, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ रिलीफ लेना है, जो कि ऐसे फैक्ट्स जिसमें ये पता चले कि आपके राइट्स वायलेटेड या इन्फ्रिंज्ड हुए हैं, ठीक है ना। तो मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए इसके अंदर, अननेसेसरी या एक्स्ट्रा जो है फैक्ट्स वगैरह की बातें इसमें नहीं लिखनी है। ये रूल है इसका ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग का, ठीक है। और थर्ड रूल बोलता है कि ओनली फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ये बोलता है थर्ड रूल कि भाई इसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंस के बारे में आप कुछ नहीं बताओगे। एविडेंस बाद में प्रूव होगा, ट्रायल के टाइम पे वो कोर्ट करेगा, जजेस करेंगे, ठीक है ना, मैजिस्ट्रेट्स वगैरह। लेकिन आप ये 3 मेन फंडामेंटल रूल्स हैं प्लीडिंग के। फैक्ट्स होने चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए बताओगे आप उसमें, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताओगे सेकंड, और रूल थर्ड बोलते हैं कि ओनली फैक्ट्स बताओगे और एविडेंस नहीं बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर मटेरियल फैक्ट्स। अब पूछा है मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल फैक्ट्स वो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेन फैक्ट्स होते हैं जो हम प्लीडिंग के अंदर अपनी जो भी हम प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें मटेरियल फैक्ट्स का लिखना होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको रूल बताया अभी, तो एक रूल था ना कि मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए उसमें। तो वो मटेरियल फैक्ट इंपॉर्टेंट और मेन फैक्ट होते हैं जो कि पार्टीज जिन पे बिलीव करती है और जिनके बेसिस पे क्लेम या डिफेंस अपना दिया जाता है। क्लेम फाइल करते हैं या डिफेंस देते हैं अपना, तो वो मटेरियल फैक्ट्स की बेसिस पे ही होता है। और अगर ये मटेरियल फैक्ट्स नहीं है तो इसकी वजह से डिफिकल्टी हो जाती है कोर्ट को अपना जजमेंट देने में और पार्टीज के राइट्स को देखने में, कि एसरटेन करने में कि भाई पार्टीज के राइट्स क्या हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा चीजें लिख दी हैं, मटेरियल फैक्ट्स मिस हो गए हैं उसमें, ठीक है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, आपका केस जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्लेंट। अब ये पूछा प्लेंट क्या होती है, ठीक है ना। प्लेंट होती है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का, या फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो आपने पढ़ा होगा 1908, उसमें भी प्लेंट से रिलेटेड ही है सारा। ऑर्डर 7 के अंदर प्लेंट के बारे में बताया गया है। वैसे प्लेंट को कहीं पे डिफाइन नहीं किया, इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन प्लेंट के बारे में बताया ऑर्डर 7 सीपीसी के रूल 1 से के बारे में बताया है कि भाई प्लेंट के अंदर कौन कौन से इसके पर्टिकुलर्स जो फर्निश होंगे, कंटेन करेंगे, कि भाई प्लेंट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। प्लेंट जो होती है वो ड्राफ्ट प्लेंटिफ की प्लीडिंग को बोला जाता है। जब प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करता है कोर्ट में, तो उसकी प्लीडिंग को प्लेंट के थ्रू फाइल करता है, ठीक है, जिसको कहते हैं भाई सिंपल सिविल सूट आप कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो वो प्लेंट। तो अगर जो पर्सन कोर्ट में सूट फाइल कर रहा है वो प्लेंटिफ होता है, और कैसे करता है वो प्लेंट बना के, मतलब जो उसका डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सारे पॉइंट्स लिख रहा है कि भाई मुझे क्या क्या रिलीफ चाहिए, मेरे को क्या, मेरे साथ क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन क्या था, जुरिस्डिक्शन, उसके जो पार्ट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर्स हैं जो इसके प्लेंट के ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर बताए गए हैं, वो यही है कि आप उसके अंदर कोर्ट के बारे में बताओगे, जुरिस्डिक्शन बताओगे, कॉज ऑफ एक्शन बताओगे, आपके साथ क्या हुआ, ठीक है ना, कब हुआ, आपका क्या नुकसान हुआ है, ठीक है, डिफेंडेंट के बारे में आप सारी डिटेल्स दोगे उसके अंदर, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, सब कुछ उसका प्लेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो इसको प्लेंट कहा जाता है कि भाई आप उसमें अपनी सारी बातें, अपना रिलीफ, जुरिस्डिक्शन, आपका वैल्यू क्या है, आपके सूट की कितना नुकसान हुआ है, कितनी भरपाई आपको चाहिए, ठीक है ना, आपका जो सूट है आप उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रे के मीडियम से, प्रे करके, तो ये सारी बातें प्लेंट के अंदर आती है। और ये सारे कंटेंट्स रूल्स ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर लिखे हैं सीपीसी के, ठीक है, उसमें लिखे हैं, तो उसको प्लेंट कहा जाता है, जो कि प्लीडिंग होती है प्लेंटिफ की, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ प्लेंट, या कंटेंट्स क्या होते हैं। तो एसेंशियल्स क्या होते हैं, मतलब प्लेंट को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब भी आपसे पूछा जाए प्लेंट के एसेंशियल्स क्या है, तो एसेंशियल में आप बताएंगे इसके 4 एसेंशियल है। पार्ट 1 है जिसमें हेडिंग एंड टाइटल बताया गया है।
उसमें आप स्टार्टिंग की बातें लिखेंगे, कोर्ट लिखेंगे, पहले टाइटल लिखेंगे, फिर भाई किस से रिलेटेड आपका केस है, सूट नंबर, फिर कॉज ऑफ एक्शन वगैरह सारा इसमें आ जाएगा। फिर बॉडी ऑफ प्लेंट के अंदर जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन और सारे पॉइंट्स, जो स्टेटमेंट्स जो भी आपने फैक्ट्स की लिखनी है वो इसमें आ जाएंगी। फिर थर्ड पार्ट आता है रिलीफ क्लेम्ड। आप क्या रिलीफ क्लेम कर रहे हो, भी मेरा इतना नुकसान हुआ है तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे ये दीजिए, प्रे भी इसमें आ जाएगी, ठीक है ना, कि अब मैं कोर्ट से प्रे कर रहा हूँ मेरा, और कोर्ट की फीस भी मैंने सबमिट कर दी है और मेरी वैल्यूएशन इतनी है सूट की, ये सारी बातें आप इसके अंदर आ जाएंगी। फिर लास्ट में पार्ट फोर्थ इसका होता है सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपके सिग्नेचर्स होंगे इसके अंदर, प्लेंटिफ के और उनके प्लीडर के, मतलब जो उनका एडवोकेट जो सूट फाइल कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वेरिफिकेशन, और उसमें लास्ट में आप वेरीफाई भी करेंगे कि मैंने जो जो चीज़ें इसमें अपनी प्लेंट में लिखी हैं वो मेरी तरफ से बेस्ट एंड ट्रू एंड बेस्ट इन टू माई बिलीफ, ठीक है, जो लाइन लास्ट में लिखते हैं वो आप लिखेंगे इसके अंदर। तो इन सब पार्ट्स को मिला के ये सारे इसके कंटेंट्स हैं जो कि प्लेंट्स बनती है जिनको मिला के, ठीक है, ये सारे एसेंशियल हैं प्लेंट के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, हु कैन फाइल अ प्लेंट, प्लेंट कौन फाइल कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर है कि कोई भी पर्सन जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हो या वायलेट हुए हो वो प्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। जिस भी पर्सन को लगता है कि मेरा ऐसा नुकसान हुआ है किसी दूसरे के पर्सन की वजह से, या मेरे राइट्स इन्फ्रिंज या वायलेट हुए हैं, तो वो पर्सन सूट फाइल कर सकता है। सिविल सूट, सिविल केस के लिए सिविल सूट कोर्ट में जाएंगे और क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल में, ठीक है। और प्लेंट जो है वो सिविल सूट्स में ही फाइल होती है, क्रिमिनल के लिए केस फाइल करना पड़ता है, ठीक है, वो दूसरे कोर्ट्स में जाते हैं, क्रिमिनल के सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न स्टेटमेंट। अब पूछा है कि रिटर्न स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है वो प्लीडिंग होती है डिफेंडेंट की। जैसे आपने प्लेंट के बारे में पढ़ा था कि प्लेंट क्या होती है, तो वो प्लेंट होती है प्लीडिंग प्लेंटिफ की, और रिटर्न स्टेटमेंट होती है प्लीडिंग डिफेंडेंट की। जब एक प्लेंट के रिप्लाई के लिए प्लेंटिफ जब प्लेंट फाइल करता है, सूट फाइल करता है, तो डिफेंडेंट को उसका जवाब देना पड़ता है। तो उसमें वो डिफेंडेंट के खिलाफ करता है प्लेंट जो फाइल की जाती है। मतलब आप दूसरी पार्टी के खिलाफ कर रहे हो ना, जिस पार्टी का आपने नाम लिखा हुआ है अपने सूट के अंदर, प्लेंट जब फाइल करते हैं उसमें सबसे पहले नेम, डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के बारे में लिखा होता है। डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर रहे हो, ठीक है ना। ये डिफेंडेंट वो पर्सन है जिसके खिलाफ सूट या प्लेंट फाइल की गई है। तो इसके बारे में भी, इसके भी सारी नेम, एज, डिस्क्रिप्शन, सारी इसका रेजिडेंस वगैरह लिखा होता है। तो आप इसको, ये नोटिस जा रहा है प्लेंट के माध्यम से, आपने जो कोर्ट में प्लेंट फाइल की है उसके माध्यम से इनके पास एक नोटिस जा रहा है, कोर्ट के थ्रू नोटिस जाएगा, ठीक है। तो उसको जब उनके पास प्लेंट पहुंच जाएगी कि आपके खिलाफ सूट फाइल हुआ है, तो ये जो रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये रिप्लाई करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के माध्यम से। तो उस प्लेंट का जो रिप्लाई आया है वो रिटर्न स्टेटमेंट कहलाएगा और वो डिफेंडेंट की प्लीडिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाइल्स रिटर्न स्टेटमेंट। मैंने अभी आपको बताया कौन करता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल। रिटर्न स्टेटमेंट ये डिफेंडेंट करेगा फाइल, क्योंकि इनके नाम का ही प्लेंट फाइल हुई है, प्लेंटिफ ने इनके खिलाफ ही सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया है। तो रिटर्न स्टेटमेंट ये प्लेंटिफ फाइल करेंगे और उसके अंदर ये बताएंगे, ये एक रिप्लाई है प्लेंट की, और जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट, इसको भी डॉक्यूमेंट बोला जाता है, और इसके अंदर ये डील करता है कि सारे मटेरियल फैक्ट्स इसमें बताए जाएंगे जो प्लेंटिफ ने इनके खिलाफ लगाए हैं, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं या जो भी इन्होंने क्लेम किया है कि भाई इन्होंने मेरा नुकसान कर दिया, डैमेजेस हो गए, मुझे कंपनसेशन चाहिए, जो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा था, उन सारे पॉइंट्स को सीरियल वाइज जैसे जैसे उन्होंने 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में लिखा है, बिल्कुल सेम हर पैराग्राफ का रिप्लाई इनको वैसे ही पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 करके लिखना पड़ेगा कि मैं पैराग्राफ 1 का ये रिप्लाई दे रहा हूँ, पैराग्राफ 2 का ये दे रहा हूँ। कुछ इसमें आप अगर सही बातें हैं तो आप एडमिट करेंगे, अदरवाइज डिनाई करेंगे कि नहीं ये आपके खिलाफ गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके कुछ रूल हैं, होते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में भी, आपने कैसे रिप्लाई करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है ना। वो एक एडवोकेट को ही पता होता है, वो अच्छे से बताते हैं कि भाई लेकिन आपने करने वैसे ही सीरियल ऑर्डर में है सारे के सारे। तो ये एक रूल है रिटर्न स्टेटमेंट का, और रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरफ से फाइल की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेज व्हाट आर एडमिशंस एंड डिनायल्स। अभी जो मैंने आपको बताया एडमिशन और डिनायल क्या होते हैं, तो एडमिशन और डिनायल वही है जिसमें कि डिफेंडेंट जो है अपने मटेरियल फैक्ट्स के प्लेंट के अंदर जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस जो लगी हैं, प्लेंटिफ ने जो उन पे एलिगेशंस लगाई है ना प्लेंट के अंदर, तो उसके बारे में प्लेंट्स के
बारे में, हर पॉइंट के से रिलेटेड मटेरियल फैक्ट में बताएंगे इसके बारे में डिफेंडेंट, और वो बताएंगे कि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ या डिनाई करता हूँ। कौन कौन से पॉइंट को वो एडमिट करते हैं प्लेंटिफ के, और कौन कौन से पॉइंट को डिनाई करते हैं। तो वो सीरियल ऑर्डर में, जैसे प्लेंटिफ ने 1 2 3 4 पॉइंट सीरियल ऑर्डर में लिखा है, वैसे ही आपने हर पॉइंट का आंसर उसी सीरियल ऑर्डर में देना है। तो उसको कहा जाता है रिटन स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप अपने बातें बताएंगे कि आप एक्सेप्ट करते हैं या डिनाई करते हैं, कि आपने ये काम किया है या नहीं किया है। उसने कुछ गलत बातें लिखी हैं तो आप उसके बारे में मना करेंगे उसमें कोर्ट में, ठीक है ना। तो रिटन स्टेटमेंट जब आप फाइल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट। तो अब रिटन स्टेटमेंट के क्या एसेंशियल है, जैसे प्लेंट के रिटन आपने देखे थे एसेंशियल्स, उसके 4 पार्ट्स थे, तो रिटन स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। इसका होता है पहला पार्ट द हेडिंग और टाइटल होता है, जिसमें आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, कोर्ट का नाम और हेडिंग वगैरह लिखेंगे, कॉज ऑफ एक्शन वगैरह लिखेंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। और पार्ट 2 में आता है बॉडी ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप फैक्ट्स बताएंगे, और बॉडी के अंदर सारा आप एडमिशंस और डिनायल्स वगैरह बताएंगे, कौन कौन सी बातों पे आप राजी हैं, कौन कौन सी बातों पे आप अगेंस्ट जा रहे हैं कि नहीं ये बातें उन्होंने गलत लिखी हैं, ठीक है, वो बॉडी में आ जाएगा। और लास्ट में पार्ट 3 आएगा सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। तो उसमें आप अपने सिग्नेचर्स करोगे, आपका प्लीडर के होंगे सिग्नेचर, जो आपका एडवोकेट है, ठीक है, तो उसके सिग्नेचर होंगे, और बाद में लास्ट में आप वेरीफाई करोगे, हाँ ये स्टेटमेंट मैं अपनी तरफ से जो दे रहा हूँ वो ट्रू है। तो ये सिग्नेचर का पार्ट, तो ये एसेंशियल है रिटन स्टेटमेंट के, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया व्हाट इज एफिडेविट। एफिडेविट क्या है। तो एफिडेविट भी एक स्टेटमेंट है या डिक्लेरेशन है जो कि राइटिंग में होती है, ऑन ओथ पे दी जाती है, ओथ पे एफिडेविट बनता है। एफिडेविट का मतलब होता है कि आप एक कबूलनामा, एक आप अपनी बात को ऐसे लिख रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं कि एनी पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन गिव हिज एफिडेविट। मतलब जो पर्सन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, या जैसे आप कोई डीड बना रहे हो, जैसे आप कोई भी कोर्ट के अंदर क्या होता है, जब भी आपको कोई अपनी बात साबित करनी होती है, या जब भी कुछ आपको फाइल करना पड़ता है, कोई भी चीज़ एविडेंस देना है, कुछ भी है, तो आपको हर चीज़ के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। कोर्ट आपसे बोलेंगे तो ही आपकी बात को सही समझा जाएगा, माना जाएगा कि आप एफिडेविट पे कबूल करके लिख रहे हैं कि हाँ ये बात मैं दे रहा हूँ, ये बात सही है, ये मेरा प्रूफ है। और एफिडेविट में कई ऐसी बातें होती हैं, लिखी जाती हैं कि ये सच है, ये ऐसा है, मैं ये चीज़ें सबमिट कर रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें एफिडेविट के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है, उसको एफिडेविट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है व्हाट आर अमेंडमेंट्स या रिवीजन क्या होती है प्लीडिंग में। प्लीडिंग में कुछ अमेंडमेंट्स या रिवीजन्स भी होती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि प्लीडिंग जो है कई तरह से, 3 तरह से रिवाइज की जा सकती है। प्लीडिंग होती है, मैंने आपको बताया था, रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट दोनों को प्लीडिंग से कहा जाता है। रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरफ से अपोजिट पार्टी, और प्लेंटिफ फर्स्ट पार्टी होती है, उसकी प्लेंट में जो होता है। तो उनके अंदर की अमेंडमेंट्स क्या हो सकती है और कैसे हो सकती हैं, वो ये बताए गए हैं 3 वे कि भाई बाय अमेंडिंग कैसे कर सकते हैं, एट द इंस्टेंस ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट चाहेगा भाई आपकी प्लीडिंग में कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस हो गया है, कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है ना, तो कोर्ट बोलेगा इसको अमेंड करके लाइए, तो कोर्ट के कहने पे। दूसरा है अमेंडिंग हो सकती है अपोजिट पार्टी के कहने पे, जब अपोजिट पार्टी बोलती है कि ये इन्होंने फैक्ट गलत लिखे हैं, या मटेरियल फैक्ट भूल गए हैं, या कुछ ऐसी इनको लगता है उनको देखने के बाद में कि हाँ इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, ठीक है ना। अपोजिट पार्टी दोनों में से कोई भी बोल सकती है, तो वो उसके अंदर प्लेंटिफ की प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट किसी में भी अमेंडमेंट हो सकती है। अपोजिट पार्टी के कहने पे भी वो एप्लीकेशन देते हैं, उसके लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं। थर्ड है अमेंडिंग होती है अपनी खुद की प्लीडिंग को कोर्ट की रिक्वेस्ट से पार्टी खुद अगर अमेंडमेंट करना चाहती है कि कोई चीज़ उससे मिस हो गई है अगर, ठीक है ना, तो भी अमेंडमेंट उसके अंदर होती है, तो कोर्ट उसकी परमिशन दे देता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आप स्टार्टिंग में ही कह सकते हो। और एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कुछ भी क्लेम, अगर आपको एक कॉज ऑफ एक्शन पे कोई भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे आपका मकान आपने रेंट पे दे रखा है, तो आपका जो टेनेंट है किराएदार खाली नहीं कर रहा, एक तो वो खाली नहीं कर रहा, दूसरा आपको रेंट नहीं दे रहा, तीसरा उसमें कोई इलीगल काम कर रहा है, आपको डाउट है, आप खाली करवाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको एक ही कॉज ऑफ एक्शन, एक ही पॉइंट पे आपको 3-4 क्लेम चाहिए। तो ये सारे क्लेम आप एक ही बार प्लेंट के अंदर लिखेंगे सारे के सारे कि आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए, क्या क्या क्लेम कर रहे हो आप, कि सर मेरा ये टेनेंट है, इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया है, ये खाली नहीं कर रहा है, इसने मेरे को किराया भी नहीं दिया काफ़ी टाइम से, ठीक है ना।
पोजेशन नहीं दे रहा मेरे को। तो ये सारी बातें आप एक ही बार लिखोगे, आप बार बार कोर्ट में जाके अलग अलग क्लेम नहीं फाइल करोगे। अगर आपने मिस हो गया कोई भी क्लेम, सारी बातें एक ही बार लिखते हैं, कोर्ट एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज कोर्ट कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं, आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते उसी चीज को लेके, सेम पार्टी को लेके, सेम उसको लेके, नहीं तो वो रेस सबजुडाइज बन जाता है। ठीक है ना। रेस सबजुडाइज सीपीसी के अंदर मैंने वीडियो बनाया, वो बताया था कि आप सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम रिलीफ, ठीक है ना, को सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके आप दोबारा से कोर्ट में सूट फाइल नहीं किसी और कोर्ट में नहीं कर सकते हो। ये एक रूल है, ठीक है ना, स्टे लगाने का। तो रेस्ट सब्जुडाइज हो जाता है फिर वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कोई सूट केस में सूट फाइल कर रहे हो कोर्ट में, तो आप सारी बातें एक ही बार में कर दोगे, कोर्ट के अंदर लिख दोगे उसी प्लेंट के अंदर। बार बार आप हर एक अलग अलग रिलीफ के लिए कोर्ट में नहीं जाओगे, आपको अलाउ नहीं करेगा कोर्ट फिर। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इनको तो ये अमेंडमेंट्स पहले ही की जा सकती हैं, अगर आपकी कुछ रहती हैं बातें तो आप कर सकते हो। अब काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। अमेंडमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक कंपलसरी अमेंडमेंट, एक वॉलंटरी अमेंडमेंट। कंपलसरी अमेंडमेंट वही होगी जो कोर्ट के कहने पे या पार्टी के कहने पे हो जाती है, और दूसरी होती है वॉलंटरी, जो आप पार्टी अपनी मर्जी से अमेंडमेंट्स करती है कि भाई मेरे से कुछ मिस हो गया तो मैं करूँ। उन दोनों इन अमेंडमेंट्स को दो तरह से नाम दिया गया है, एक कंपलसरी और एक वॉलंटरी अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन। ऐसे कौन से फैक्ट्स होते हैं जिनसे कॉज ऑफ एक्शन होता है, कंस्टिट्यूट होता है। तो वो मटेरियल और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और जिन पे डेट भी होती है, जिन पे जो बताई जाती है कि भाई ये इनकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन रेज हुआ है। आप उसमें डेट बताओगे कि भाई इन्होंने इस डेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, या कुछ ऐसा जो हुआ है उस डेट पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वो फैक्ट्स बताओगे और डेट बताओगे, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो। ठीक है ना, तो ये कॉज ऑफ एक्शन उन फैक्ट से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर पूछा गया है व्हाट आर एसेंशियल ऑफ सूट। सूट के एसेंशियल क्या होते हैं। तो सूट के एसेंशियल होते हैं फ्रेंड्स, सूट के एसेंशियल होते हैं कॉज ऑफ एक्शन पहला, दूसरा है पार्टीज टू सूट, तीसरा है रिलीफ क्लेम्ड। तो ये सूट के एसेंशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये तीन चीजें होनी चाहिए सूट के अंदर फाइल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु कैन फाइल अ पिटीशन फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए पिटीशन कौन फाइल कर सकता है। तो उसका आपको मैं बताती हूँ, मेंटेनेंस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। मेंटेनेंस का सेक्शन 125 से 128 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के बारे में बताया है। तो लेकिन वो वाइफ्स के लिए है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए, ओल्ड एज पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो वो हस्बैंड से मांगते हैं या बेटे से मेंटेनेंस के लिए है, या फादर से। तो लेकिन जो मेंटेनेंस जो पिटीशन है, वो कोई भी पर्सन, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो, वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन या पेरेंट्स, कोई भी जो भी एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, जिसके पास मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है अपनी, तो वो अपनी अपोजिट पार्टी से, जैसे कि हस्बैंड भी है, अगर उसके पास भी अपना रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और उसकी वाइफ के पास है, वो कमा रही है, तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है। अदरवाइज ज्यादातर वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स को ही मांगना पड़ता है। अगर उनका जो हस्बैंड है घर में, जो फादर है बच्चों का, वो अगर उनको मेंटेन नहीं कर रहा, उनके जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो उनके लिए खर्चा है डेली के लिए, डेली यूसेज के लिए, स्टडी के लिए, खाने पीने का, रहने के लिए, जो भी कपड़ा वगैरह जरूरत होती है, जरूरत की चीजें, वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप मेंटेनेंस का केस फाइल करके आप उनके पिटीशन फाइल करके आप मेंटेनेंस ले सकते हो 125 सीआरपीसी में। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 और 25 में भी परमानेंट और टेम्परेरी एलिमनी के बारे में बताया गया है। तो आप कोई भी पर्सन जिसको एग्रीव्ड पर्सन हो, वो सूट फाइल कर सकता है इसके लिए मेंटेनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में पूछा व्हाट डू यू मीन बाय रिलीफ क्लेम्ड। रिलीफ क्लेम्ड का क्या मीनिंग समझते हो। प्लेंट के अंदर लिखा जाता है स्पेशली रिलीफ क्लेम्ड, रिलीफ के लिए ही तो आप क्लेम कर रहे हो सूट जो है कोर्ट के अंदर। तो प्लेंटिफ जब क्लेम करता है और मोर देन वन रिलीफ, मतलब उसको एक से ज्यादा रिलीफ भी चाहिए होते हैं। रिलीफ का मतलब है कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपको चाहिए। ठीक है, तो वो आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे आप बहुत सारे सिविल सूट फाइल कर सकते हो। उसमें क्या क्या है एग्जांपल, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हो, डिक्लेरेशन ऑफ एनी राइट, भी आपका राइट डिक्लेयर करवाना है, आपका राइट है और आपको राइट नहीं मिल रहा आपका, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए है, इंजंक्शंस के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट करवाना है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए किसी और के लिए, ठीक है ना, आपकी पेमेंट नहीं मिल रही है तो आपने रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो, रेंडरिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए। तो इन सब कामों के लिए, रिलीफ क्लेम करने के लिए आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का क्या मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग होता है कि जब आप कोई केस
सूट फाइल कर रहे हो कोर्ट में, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है, मैं दोनों के एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आप जिस कोर्ट में आप सूट फाइल कर रहे हो उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है उस सूट को देखने के लिए, आपके सूट को एक्सेप्ट करने के लिए। कोर्ट सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन देखता है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन के अंदर पेक्यूनियरी भी आती है, टेरिटरी भी आती है, और दो तरह की वो ज्यूरिसडिक्शंस आती हैं, ठीक है ना। तो वो देखी जाती है कि भाई आपने जो सूट फाइल किया है उसकी लिमिटेशन कितनी है, अमाउंट कितना, आपके सूट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से भी कोर्ट्स डिवाइड कर रखे हैं, और टेरिटरी के हिसाब से भी। भाई आप रह कहीं और रहे हो और सूट किसी और कोर्ट में फाइल कर रहे हो, आप ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। या तो आपका बिजनेस होना चाहिए, या कोई पार्टी, आप दोनों सूट्स में से दो पार्टीज हैं जिसके खिलाफ आप सूट फाइल कर रहे हो, उन दोनों में से कोई एक वहां पे उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रहनी चाहिए। मतलब उस कोर्ट में आपके आसपास का ही कोर्ट होना चाहिए जहां पे आप या रह रहे हो, या बिजनेस हो, या वो अपोजिट पार्टी वहां पे रहती हो, तभी उसको ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है। कि भाई कोर्ट के एरिया में, अंडर में वो आता भी एरिया कि नहीं आता जहां पे आप सूट फाइल कर रहे हो, या वो लिमिट आती भी है कि नहीं, क्योंकि हर कोर्ट की लिमिट होती है। एक किसी की 10,000 तक की है, किसी की 1 लाख तक की है, किसी की 5 लाख तक की है, किसी की 1 करोड़ तक की लिमिट है। तो आपकी केस की सूट की जो वैल्यू है, ठीक है ना, जितना आपको रिलीफ चाहिए उसके हिसाब से आप उसी कोर्ट में जाओगे, ये मतलब है कहने का। तो आपके एरिया में जो कोर्ट पड़ता है आप उसी कोर्ट में जाओगे, कहीं पे भी नहीं इधर उधर जाओगे। आपका ये ज्यूरिसडिक्शन का ये मीनिंग होता है कि आप वहीं पे सूट फाइल करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज लिमिटेशन? लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन का मीनिंग होता है कि भाई आपने जो सूट फाइल किया है वो उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही फाइल किया है कि नहीं किया है। क्योंकि हर केस के लिए, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए अनलिमिटेड टाइम होता है, उसको लिमिटेशन कहा जाता है। तो लिमिटेशन जब भी केस फाइल करना हो तो आपको जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले रह गए और उसका टाइम निकल गया तो आप बाद में सूट फाइल कर ही नहीं पाओगे। तो हर सूट फाइल करने के लिए, हर चीज के लिए एक लिमिटेशन पीरियड दिया जाता है, उसी के अंदर आपको सूट फाइल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉज ऑफ एक्शन? अब कॉज ऑफ एक्शन से आप क्या समझते हैं? कॉज ऑफ एक्शन वही चीज होती है जिसके अंदर की आप पर्टिकुलर आप बताओगे कि आपके साथ क्या हुआ है और कब हुआ है, ठीक है ना। तो ये कॉज ऑफ एक्शन होता है कि ये कॉज ऑफ एक्शन और यहाँ पे हुआ है, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है, तो ये इसलिए मैं आपको इसी कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज प्रेयर मीन्स इन अ सूट? सूट के अंदर जब आप लिखते हो तो लास्ट में प्रेयर भी लिखते हो। तो प्रेयर का मतलब होता है कि आप कोर्ट से एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई प्लेंटिफ जो है सूट फाइल कर रहा है, प्लेन फाइल करते टाइम प्रेयर से रिक्वेस्ट करता है, प्रेयर के मीडियम से, कि भाई आप मेरे लिए, मेरे फेवर में आप जजमेंट या डिक्री पास कीजिए और डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कीजिए, ठीक है ना। कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ये रिलीफ दिलवाइए, मुझे ये काम करवाइए, मेरे फेवर में जजमेंट पास कीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट? रिस्पोंडेंट किसको कहा जाता है? तो रिस्पोंडेंट फ्रेंड्स उसको कहते हैं जो पर्सन रिस्पोंड कर रहा है, मतलब आप जिसके खिलाफ सूट फाइल किया है तो वो या उसके बिहाफ पे उसका ऑथोराइज्ड पर्सन, ठीक है। रिस्पोंडेंट मतलब जवाबदेही किसकी बनती है, कौन जवाबदेह है, उसको रिस्पोंडेंट कहा जाता है। तो अगर कोई पर्सन खुद नहीं कोर्ट में आ सकता तो वो किसी को ऑथराइज करता है, अपने एडवोकेट को या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या अपने हायर को, किसी को भी, अपने फैमिली मेंबर को ऑथराइज करके अपनी तरफ से जवाब देने के लिए बोलता है, तो वो रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय नेसेसरी पार्टी? नेसेसरी पार्टी किसको कहते हैं? तो नेसेसरी पार्टी वो होती है जिसका केस के अंदर ज्वाइन होना जरूरी होता है और उसकी एब्सेंस में जो है इफेक्टिव डिक्री कोर्ट नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो उसका होना बहुत जरूरी है। नेसेसरी पार्टी मतलब जरूरी पार्टी जो केस की होती है, ठीक है ना, उसका होना जरूरी होता है। उसकी एब्सेंस में कोर्ट जो है डिक्री पास नहीं कर पाता, नहीं तो कई बार कोर्ट जो है डिसमिस भी कर देता है। नेसेसरी पार्टी हो गई जैसे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ही हो गए, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा है नेसेसरी पार्टी, प्लेंटिफ या एक से ज्यादा है डिफेंडेंट, तो उनका होना, अगर वो केस से बिल्कुल सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, उनका राइट्स या लायबिलिटीज कुछ बनती है, तो वो नेसेसरी पार्टी हैं। और अगर वो नहीं है तो कोर्ट जो है केस को डिसमिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको कहा जाता है नेसेसरी पार्टी, जिनका होना बहुत जरूरी होता है, कोर्ट के अंदर प्रेजेंस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर पार्टी? तो जैसे नेसेसरी पार्टी होती है वैसे ही प्रॉपर पार्टी भी होती है। तो प्रॉपर पार्टी का भी पार्टिसिपेशन जरूरी होता है ज्यूरिसडिक्शन के लिए, लेकिन उनका डिसीजन डिक्री के लिए जरूरी नहीं होता, उसका नेसेसरी पार्टी का ही होना जरूरी होता है। प्रॉपर पार्टी का
ज्यूरिसडिक्शन के लिए होना जरूरी होता है, मतलब एक बार तो उनका भी कोर्ट में आना बनता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 में पूछा गया, हाउ मेनी पार्ट डज अ बॉडी ऑफ प्लेंट नीड्स। एक जो मैंने 4 पार्ट बताए थे आपको, प्लेंट के बताए थे ना, हेडिंग एंड टाइटल के बाद बॉडी बताई थी आपको प्लेंट की होती है। तो बॉडी ऑफ प्लेंट के अंदर क्या आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या लिखोगे आप, ठीक है ना। तो बॉडी के अंदर इसमें 2 पार्ट्स बॉडी में भी आते हैं, एक फॉर्मल पोर्शन होता है, एक सब्सटेंशियल पोर्शन होता है। तो फॉर्मल पोर्शन के अंदर आप कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, तो ज्यूरिसडिक्शन के लिए क्या स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स बता रहे हो, वैल्यूएशन क्या है सूट की, माइनॉरिटी या इंसैनिटी तो नहीं है पार्टी, अगर कोई माइनर या इंसेन है पर्सन तो उसके बारे में भी आप स्टेटमेंट दोगे। एक स्टेटमेंट आप दोगे प्लेंटिफ की कि भाई रिप्रेजेंटेटिव सूट तो नहीं है, अगर आप रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में दे रहे हो, सूट फाइल कर रहे हो, तो भी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे एक पर्सन, जिनका बहुत सारे लोगों का सेम राइट वायलेट हुआ है, सेम सब्जेक्ट मैटर से इंटरेस्टेड है वो लोग, ठीक है ना। तो उन सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन जब सूट फाइल करता है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट बोला जाता है। तो अगर उस करेक्टर का सूट है तो भी आप उसमें स्टेटमेंट लिखोगे। अगर सूट में लिमिटेशन और एक्सेम्पशन आप मांग रहे हो लिमिटेशन की कि भाई मैं इस लिमिटेशन के बाद में कर रहा हूँ तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाए या लिमिटेशन में, तो ये सारी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ती है उसमें। तो ये फॉर्मल पोर्शन में आएगा। और सब्सटेंशियल पोर्शन में मैटर्स आएंगे इंड्यूसमेंट के, फैक्ट्स के, जो शो करेंगे कि डिफेंडेंट का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। और लाइबिलिटी क्या बनती है वो सब्सटेंशियल पोर्शन में लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन में पूछा है रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट वही होता है जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव सूट इज अ सूट जो कि दैट इज फाइल्ड बाय वन और मोर पर्संस ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट इन द सूट। मतलब एक पर्सन के बिहाफ पे कोई और पर्सन को आप सूट फाइल करने के लिए बोल रहे हैं, बहुत सारे 100 लोगों का एक ही केस है, सेम सबको एक ही प्रॉब्लम है, अगर उन सबके बिहाफ पे अगर कोई एक पर्सन भी सूट फाइल करता है तो आप कर सकते हो, उसके अंदर उन सबके साइन ले लिए जाएंगे। लेकिन जब समन्स होंगे, इशू होंगे, तो कोई वो करने के लिए कोर्ट में एविडेंस वगैरह के लिए, विटनेसिंग के लिए, तो सब लोगों को समझ जाएंगे, जो भी जिनका भी नाम है, नाम सबका होना चाहिए, सबके बारे में। अगर सिग्नेचर्स भी, इंपॉर्टेंट पर्सन के सिग्नेचर्स भी जरूरी हैं, तो आप उसमें लिखेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, ठीक है ना, कि भी मैं इन सब लोगों के बिहाफ पे मैं केस फाइल कर रहा हूँ, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन में बोला गया व्हाट आर द रीजंस फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। भाई केस कई बार कोर्ट में डिसमिस भी हो जाती है और रिजेक्ट भी हो जाती है। प्लेंट डिसमिस तो हो जाती है अगर प्लेंटिफ जिसने सूट फाइल किया है अगर वही डेट पे प्रेजेंट नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, जब जिसने सूट फाइल किया, केस फाइल किया, अगर वही डेट पे नहीं आया तो जज क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं। और अगर डिफेंडेंट नहीं आया, अपोजिट पार्टी नहीं आती, तो क्या किया जाता है, उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है डिफेंडेंट को, ठीक है ना। तो उसके लिए भी फिर उनके पास रेमेडीज दी गई हैं कि क्या कर सकते हैं फिर वो, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन किन किन बेसिस पे होती है, कोर्ट जब पहले पेपर देखता है, प्लेंट जब फाइल की जाती है, सारे पेपर देखता है कोर्ट सबसे पहले, फिर सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जज पढ़ते हैं सारे पॉइंट, फिर उनको अगर ठीक लगता है, अगर कोई भी चीज़ है किन बेसिस पे है, ये रीजन होते हैं उसके कि जिन बेसिस पे आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट की जा सकती है। ये रीजन है कि भाई अगर आपने उसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉज ऑफ एक्शन, आपने वो लिखा ही नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो आपकी प्लेंट जो है सीधा कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। सेकंड है कि अगर आपने अंडर वैल्यूड प्लान कर दिया है, अपनी क्लेम जो है, आपको 1 लाख रुपए का क्लेम चाहिए लेकिन आपने 50,000, 70,000, 80,000 कर दिया है, तो और वो कर दिए हैं, लेकिन कोर्ट क्या, जज क्या है, आपको टाइम देगा ठीक करके लाने के लिए, ठीक है ना, टाइम देगा। और अगर आप तब तक भी ठीक करके नहीं लाए, अगर जितना टाइम दिया, 15 दिन, 1 महीने का टाइम दिया जज ने आपको कि आप ये अपना ठीक करके लाओ वैल्यू को, और आपने नहीं किया तो आपकी फिर प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। थर्ड है कि अगर आपने वैल्यू तो प्रॉपर डाल दिया है लेकिन स्टैम्प पेपर या इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर पे डाली है, उसके लिए स्टैम्प पेपर भी वैसे ही होने चाहिए जितने की आपकी वैल्यू है। ये भी कोर्ट में देखा जाता है केस फाइल करते टाइम कि भी पेपर्स आपने उतनी वैल्यू के लगाया है कि नहीं लगाया है। उसके लिए भी अगर आपको कोर्ट ने टाइम दिया है कि आप ठीक करके लाइए, तो भी आपने नहीं किया, स्टैम्प पेपर चेंज करके, पेपर चेंज करके नहीं लाए, तो भी आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगी। ये रीजंस होते हैं मेन रिजेक्ट करने के। ऐसे कोर्ट नहीं कर देता रिजेक्ट, दूसरी पार्टीज को टाइम भी दिया जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, आपको एक चांस दिया जाता है कि आप इसको ठीक करके लाइए वरना रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस कोर्ट भी देते हैं, ठीक है। तो अगर पार्टी नहीं करती तो रिजेक्ट हो जाएंगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोड्स ऑफ कन्वेंसिंग क्या है। मोड्स ऑफ कन्वेंसिंग किसको कहा जाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डीड के थ्रू आप एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को अपनी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो वो डीड के थ्रू की जाती है, उसको कन्वेंसिंग बोला जाता है। ठीक है, डीड्स के थ्रू होते हैं, पेपर्स बनते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो लेकिन उसके मोड क्या है, कौन कौन सी वो डीड्स होती है, मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में बताऊंगी। तो ये डीड्स हैं वो वाली, उनके नाम है सेल डीड या एग्रीमेंट टू सेल, गिफ्ट डीड, लीज डीड, मॉर्टगेज डीड, पार्टनरशिप डीड, प्रोमिसरी डीड, विल एंड कॉडिसिल, पावर ऑफ अटॉर्नी या अटॉर्नी डीड, नोटिस, हायर परचेज एग्रीमेंट या एडॉप्शन डीड। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिटर्न में हमारे में तो आया था गिफ्ट और गिफ्ट डीड के बारे में आया था स्पेशली। ठीक है, गिफ्ट डीड के बारे में बताइए, तो मैंने तो इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, लीज डीड के ऊपर भी, गिफ्ट डीड के ऊपर भी, अगर समझना हो तो बेशक देख सकते हो आप। ठीक है, सेल डीड क्या होती है इसके ऊपर भी मैंने एग्रीमेंट टू सेल और सेल के ऊपर भी बना रखा हुआ मैंने। ठीक है, तो आप ये सारे डीड्स हैं, इनको मोड्स ऑफ कन्वेंसिंग भी बोला जाता है। इनके थ्रू आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ये लीगल होनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, करवाने जरूरी होते हैं, तभी इनकी वैल्यू होती है, और इनको विटनेस, 2 विटनेस से साइन होते हैं, अटेस्टेशन हो जाती है उससे। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन। आगे मैं बताती हूँ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 31 क्वेश्चन में पूछा गया है रिट क्या होती है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम उसमें वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आपको सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप सबको पढ़िए, ध्यान से सुनिए। आपको नहीं पता कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही सारे बताए हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन डिटेल में नहीं बताने आपने वाइवा के अंदर। ठीक है, तो रिट जो होती है वो रिट होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जो है रिट को इशू करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करते हैं आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जो है 226 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट इशू करते हैं। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट या ऑर्डर होता है कोर्ट का कि हाँ वो आपको रिट इशू करके दे रहे हैं, वो डायरेक्ट करते हैं, इसमें ऑर्डर देते हैं किसी को या डायरेक्शन देते हैं ऑफिशियल को, किसी को भी, कि आप ये काम कीजिए, हम आपको एक रिट इशू इस बारे में कर रहे हैं, करके दे रहे हैं। ठीक है, रिट्स कई टाइप की होती है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको। देखिए रिट क्या होती है, रिट का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक रिट्स के बारे में जरूर आएगा, तो ये पढ़ लीजिएगा, याद कीजिएगा, एग्जाम में आती है। इस बार भी एग्जाम में मैंडेमस की आई थी हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर लॉन्ग और शॉर्ट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है थ्योरी में। और ये तो फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक लॉ के स्टूडेंट्स को रिट्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ जाता है। रिट्स 5 तरह की होती है, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सर्शियरी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ हबीस कॉर्पस एंड रिट ऑफ क्यो वारंटो। तो ये 5 तरह की रिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने इन आर्टिकल्स के अंदर इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस आर देयर। इंजंक्शंस कितनी तरह की होती है, सीपीसी में भी आपने पढ़ा होगा। इंजंक्शंस होती है 2 तरह की, टेम्परेरी और परमानेंट। जो टेम्परेरी है वो ऑर्डर 39 में सीपीसी में बताई गई है। ठीक है ना, टेम्परेरी इंजंक्शंस कौन सी है, जैसे कि वो होती है ना अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, जजमेंट आने से पहले पर्सन को अरेस्ट करवाना या उसकी प्रॉपर्टी अटैच कराना, या रिसीवर को अपॉइंट कराना, या कमिश्नर अपॉइंट करना प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू लगाने के लिए। तो ये सारी टेम्परेरी इंजंक्शंस होती हैं कि जो कि कुछ समय के लिए कोर्ट जो है ऑर्डर देता है, केस पेंडिंग होता है जब, तो बीच में इंजंक्शंस दे दी जाती हैं, कुछ ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं टेम्परेरीली कुछ समय के लिए, उनको टेम्परेरी इंजंक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेल। बेल क्या होती है, बेल होती है एक सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट की जाती है एक्यूज्ड पर्सन को रिलीज करने के लिए। जब कोर्ट से रिलीज किया जाता है पर्सन को, एक्यूज्ड को, जो जेल में बंद होता है अरेस्ट करने के बाद में, तो बेल के बेसिस पे ही पर्सन को रिलीज किया जाता है। और एक ही सिक्योरिटी, एक मनी होती है जिसको डिपॉजिट करने के बाद ही आप उसमें अंडरटेकिंग देते हो या बेल बॉन्ड भरवाया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि आप इस टाइम पे और इस प्लेस पे आप कोर्ट के अंदर जब जब आपको बुलाया जाएगा आप हाजिर होंगे, इसलिए आपको हम अभी कोर्ट की कस्टडी से, जुडिशियल कस्टडी से रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पेंडिंग होती है ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग होता है, लेकिन उसमें एक्यूज पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर देयर। ऑफेंसेस कितनी तरह के होते हैं, तो ऑफेंसेस होते हैं 2 तरह के, ये आप कई टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे, आईपीसी में भी, सीआरपीसी में भी पढ़ा होगा। 2 तरह के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है ना, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन पे इजीली बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल होते हैं जिन पे इजीली बेल नहीं मिलती है।
ठीक है ना, ये होते हैं जिन पे बेलेबल ऑफेंसेस, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है दोनों पे, बेलेबल और नॉन बेलेबल पे, वो देखना हो तो आप मेरे चैनल लॉ नोट्स अकेडमी में देख सकते हो। तो बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनकी सज़ा 3 साल या उससे कम की होती है, और इसके लिए पुलिस जब अरेस्ट करने जाती है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से आपको इसको वारंट लेना पड़ता है, इशू करवाना पड़ता है, तभी आप अरेस्ट कर सकते हो। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर या कोई भी पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी भी एक्यूज्ड को जिसने आपके सामने कोई ऑफेंस किया है, ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 3 साल से ऊपर या 7 साल या 10 साल तक की है या उससे ऊपर की, कोई भी ऐसा सीरियस ऑफेंस किया है। तो ये सीरियस नेचर के होते हैं नॉन बेलेबल। बेलेबल जो है नॉन सीरियस का, लेस सीरियस नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इनकी सज़ा 3 साल से ऊपर की होती है और इसके लिए पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट वारंट की भी ज़रूरत नहीं होती। बेलेबल ऑफेंस के लिए होती है क्योंकि वो बेलेबल है, ठीक है ना। उसमें बेल पे रिलीज भी जल्दी हो जाता है, बेल बॉन्ड भर के। नॉन बेलेबल में जल्दी रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो ये है बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच में डिफरेंस, और ये ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। इनके बारे में सीआरपीसी के बेयर एक्ट के अंदर भी उनकी लास्ट में शेड्यूल 1 के अंदर लिस्ट दे रखी हुई है कौन से कॉग्निजेबल और बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अगर आपको देखना हो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं इस कैटेगरी में आते हैं, वैसे मैं आपको नॉन बेलेबल का बता देती हूँ। जैसे कि 3 साल से ऊपर की सजा वाले हो गए ना, रेप, मर्डर, डेकॉयटी, थेफ्ट, 3 साल से ऊपर के सीरियस ऑफेंसेस हो गए, ठीक है ना। किडनैपिंग हो गया, तो ये एबडक्शन हो गया, कुछ भी ऐसे ऑफेंसेस को आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। बेलेबल ऑफेंस छोटे होते हैं ऑफेंसेस, किसी को धमकी देना, डिफेमेशन का हो गया, या कुछ ऐसे छोटे मोटे केसेस, थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी हो गई है, स्नैचिंग की है, ठीक है ना। लेकिन बड़े ऑफेंसेस नॉन बेलेबल में आते हैं, 376, 354 वगैरह हो गए, तो ऐसे असॉल्ट वगैरह हो गया, म्यूटिनी हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ये ऑफेंसेस की कैटेगरीज अलग अलग होती है। तो आपको मेरे वीडियोस देखने हो तो इनमें कई टॉपिक्स में मैंने वीडियो बना रखे हुए हैं। आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप, और ऑल द बेस्ट आपको वाइवा के लिए, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िएगा, ना समझ आए तो 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको सारे आंसर लर्न हो जाएंगे। मैंने इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।